हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वुइंग को ढूंढते ढूंढते साउथ कोरिया जूजे में पहुंच गया था। वहाँ के एक ऑर्फन एज में वुइंग ने और बहुत सारे बच्चों ने वांग जी को बहुत ज़्यादा बुली किया। उसके ऊपर गंदा पानी बरसा दिया, देन टमाटर अंडों से बारिश कर दी, उसके ऊपर फिर बेर खाकर उसकी गुटलियों से गुलेट से वार किया और उसके बाद में उसको जाकर के लान सेचन ने वीडियो भी बना लिया। एंड जिसकी वजह से वांग जी लान सेचन के पीछे भी भागा। एंड ये सब देख के बाकी सब बहुत हंसे, उन्होंने बहुत फन किया। उस ऑर्फनेज का मैनेजर लू वो भी वहीं था। उन्होंने बताया कि विंग को इस ऑर्फन एज में 6 साल पहले लाया गया था एंड उसे लाने वाली लूसी थी। मतलब लूसी विंग को इस ऑर्फन एज में लेके आई थी एंड उसने कहा था कि वो विंग की फ्रेंड है और विंग का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो विंग का इलाज के लिए पैसा भी देती थी। एंड कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, उस लड़की ने किसी को लेके आई थी एंड कहा था कि वो पर्सन विंग को जानता है एंड विंग का रिलेटिव है। विंग बहुत खुश था और उसके साथ चला गया था। एंड उस पर्सन ने विंग को बहुत सारा टॉर्चर किया। वो पर्सन एक डॉक्टर था एंड उस डॉक्टर ने विंग का जो है बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेचने का कोशिश किया था। विंग जो हाफ कॉन्शियस था, उसने उस डॉक्टर को लगभग जान से ही मार दिया था एंड वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग के आया था। एंड इसीलिए ही विंग को चोट लगा है अभी के लिए। उसका सिर पे कुछ बैंडेजेस है, पैर में कुछ बैंडेजेस है, हाथ पे कुछ बैंडेजेस है एंड वांग जी देख सकता है कि उसका नेक पे भी बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है जो कि थोड़ा फेड हो गया है अभी। वांग जी ये जान करके बहुत ज़्यादा दुखी था। पहले वो अपने आप को क्लीन करके एंड नहा कर आया था एंड उसके बाद में मास्टर लू ने उनको सब कुछ बताया था। मतलब मैनेजर लू ने उन दोनों को, लानसेन को और वांग जी को, सब कुछ बताया कि विंग के साथ क्या क्या हुआ। विंग जो वहीं था वो मैनेजर लू को रोकना चाहता था कि ऐसे कैसे किसी अनजान को कुछ भी बता सकते हैं। अभी ही एक बहुत बड़ा गड़बड़ होने से बचा है एंड अब फिर से कोई अननोन पर्सन आया है। विंग ने मैनेजर लू से कहा, मैनेजर आपको नहीं लगता कि आप हैं कि इन लोगों को कुछ भी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मैं एक ट्रॉमा से निकला हूँ और दूसरा ट्रॉमा झेलने के हालत में नहीं हूँ, सो प्लीज़। लान सेचन ने विंग की तरफ देखा एंड कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अननोन हैं? हम तुम्हें नहीं जानते होंगे, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। विंग ने कहा, अच्छा वो कैसे? क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ पता है। तुम बचपन से ही हमारे साथ रहे हो एंड हम लोग बचपन से साथ थे। विंग ने कहा हंसते हुए, अच्छा, और आप लोग मुझे आप ढूंढ रहे हो इतना टाइम के बाद? व्हाट अ फन। लान सेचन इस बात पे डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे एंड वो उनको रिग्रेट भी हो रहा था कि क्यों वो विंग को ढूंढने के लिए नहीं गए। एंड वांग जी भी इस चीज़ पे रिग्रेट कर रहा था। फिर भी उसने विंग से कहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड मुझसे अच्छे से तुम्हें कोई नहीं जान सकता। विंग ने अब वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, ऐसी बात है तो मुझे इस चीज़ का प्रूफ दो कि तुम मुझे जानते हो। पिछली बार मैंने प्रूफ नहीं मांगा था इसलिए मैं फंस गया। इस बार मैं कोई चांस नहीं लूँगा। वांग जी ने एक छोटा सा स्माइल किया एंड कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तुम आज भी उतना ही प्रैक्टिकल हो जितना पहले थे। विंग ने जस्ट कुछ नहीं कहा। वो वेट कर रहा था कि वांग जी उसे प्रूफ दिखाएगा। वांग जी ने अपना पर्स निकाला एंड पर्स को खोलकर विंग को दे दिया। विंग ने उसमें एक पिक्चर देखा जिसमें विंग जिस पिक्चर को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो गया। उसमें विंग था। वो अपना खुद का फ़ोटो देख रहा था। उसमें विंग है और ये पर्सन जो उसके सामने खड़ा है वो है एंड एक छोटा बच्चा भी है जो लगभग 1.5 साल का होगा। बहुत छोटा सा बच्चा है एंड बहुत क्यूट बच्चा है। उसे देखकर ऑटोमेटिकली विंग का फेस पे एक स्माइल आ गया। वो स्माइल करते हुए बोला, क्यूट। वांग जी ने कहा, ये हमारा बेबी है। विंग अब तो बिल्कुल ही शॉक में आ गया। उसने कहा, क्या? ये कौन? वांग जी ने कहा, ये हम दोनों का बेबी है। विंग बिल्कुल सरप्राइज में था। पहला सरप्राइज कि ये लोग उसे जानते हैं एंड उसके पास इस चीज़ का प्रूफ भी है और अब उसका एक बेबी है, वो भी इतना छोटा।
वुइंग तो एकदम भी शॉक है। देन वुइंग ने कहा, हाँ मुझे लगता है तुम लोग पागल बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। तुम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये पिक्चर बनाया है। आई नो, ऐसे ही बनाया है, वरना ऐसे कैसे? मैं एक मेन हूँ, तुम एक मेन हो, एंड हमारा बेबी। वांग जी ने कहा, अरे तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब है हम लोगों का अडॉप्टेड चाइल्ड है। हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया था जब ये बिल्कुल 4 दिन का था तब। विंग ने कहा, अच्छा स्टोरी है, और 4 दिन का बेबी को हमें कौन दे देगा? वांग जी ने कहा, इसका मदर इसको जन्म देते ही मर गया था, एंड इसका फादर उनका पहले ही डेथ हो गया था, एंड इस बेबी का जस्ट एक अंकल एंड एक आंट था। वो लोग इसको रखना चाहते थे, बट हम लोगों ने इसे गोद ले लिया क्योंकि हम भी एक बच्चा चाहते थे। हम लोगों ने सोचा इसे पेरेंट्स भी मिल जाएगा एंड हमारा लाइफ भी कंप्लीट हो जाएगा। विकी ने कहा, इम्पॉसिबल, मैं और ऐसा सोचूं? इनक्रेडिबल, आई नो मुझे बच्चे पसंद हैं, मैं 24 आवर्स बच्चों के साथ रहता हूँ इस ऑर्फन एज में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद किसी बेबी को अपना साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। मैं इतना काबिल नहीं हूँ अभी। वांग जी ने कहा, तुम हो, एंड ये आइडिया तुम्हारा ही था। वही ने कहा, इम्पॉसिबल, ये तो टोटल ही झूठ है, मुझे बिलीव नहीं है इस बात पे। बेचारा वांग जी, जो कि सोच रहा था कि शायद वुइंग उसकी बात पे विश्वास कर ले, बट वुइंग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो वांग जी को सही से सुनना भी नहीं चाहता कि उस टाइम पे हुआ क्या था। वुइंग ने कहा, एंड अगर ऐसा है भी ना, तो आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए, एंड आई डोंट केयर अबाउट बोथ ऑफ यू, बिकॉज जो पर्सन मुझे इतने सालों के बाद लेने आया है, मतलब तुम्हारा कोई मतलब होगा मुझसे, इसलिए तो लेने आए हो। कोई प्रॉपर्टी है मेरे नाम, मुझे कहीं साइन करना है, कागज़ अभी ले आओ, मैं डॉक्यूमेंट्स पे अभी साइन कर दूंगा, बट डोंट यू डियर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर विंग वहाँ से चला गया, एंड वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा उदास था। लान सिचन ने वांग जी का शोल्डर पे हाथ रखा एंड कहा, वांग जी तुम सैड मत फील करो, उसे जस्ट कुछ याद नहीं है, इसलिए वो ऐसा बात कर रहा है, वरना वो तुमसे ऐसी बात कभी नहीं करता। वांग जी ने जस्ट नोट किया एंड कहा, मुझे पता है ब्रदर। एंड देन अभी तो नाइट हो गया था, तो सब लोगों ने डिनर किया। डिनर टेबल पे वांग जी, लान सिचन, मैनेजर लू और विंग वहाँ पर था। यहाँ पर विंग का नाम विंग नहीं है, शेन्यू है, तो अभी मैं विंग को शेन्यू ही कहूँगी। शेन्यू वांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था, या कहो फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, या कह सकते हैं कि अपसेट था या नाराज़ था वांग जी से कि वो इतने सालों तक विंग को लेने नहीं आया। सो विंग साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। शेन्यू ने कुछ भी नहीं कहा, वो अपना ब्रेकफास्ट करता रहा, एंड वांग जी कंटिन्यूअसली शेन्यू को देख रहा था। बाकी बच्चों को वार्डन ने नाश्ता मतलब डिनर करा दिया था, एंड बाकी बच्चे जाकर सो भी गए थे। अभी उनका डिनर हो गया था एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। विंग वहाँ से उठ के जाने लगा, बट मैनेजर लू ने शेन्यू को रोक लिया एंड कहा, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए एंड कुछ बातें पूछना चाहिए, तुम्हारा जो भी डाउट है। शेन्यू वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बट वो फिर भी रुक गया एंड वहीं बैठ गया। लान सिचन बहुत कुछ बता रहा था अपना बिजनेस के बारे में एंड वांग जी के बारे में, कि वो कैसा रहता था एंड कितना उदास हो गया था वो इनके जाने के बाद। एंड वांग जी को ये सुन करके थोड़ा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि शेन्यू को सब कुछ पता चल रहा है कि उसका कैसा हाल था। तो वांग जी ने अपना ब्रदर के हाथ पे हाथ रखा एंड उन्हें इशारा करना चाहा कि लान सिचन वांग जी के बारे में कुछ ना बोले, एंड लान सिचन भी ये समझ गए, तो उन्होंने भी वांग जी के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो जस्ट अपना बारे में एंड अपना जो हस्बैंड है मेंग्याओ उसका बारे में बता रहे थे। ये सुनकर तो वहाँ पर बैठा दोनों लोग शॉक हो गए, शेन्यू और मैनेजर लू दोनों, कि इनका हस्बैंड भी एक मेन है, क्या पूरा फैमिली ही गे है? वो शेन्यू ये सब अपना मन में सोच रहा था एंड उसने सोचते सोचते ध्यान नहीं दिया कि ये सब उसने बोल दिया है, एंड इस बात को वहाँ बैठे तीनों लोगों ने सुन लिया था। मैनेजर लू ने विंग की तरफ घूरा एंड कहा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। शेन्यू जस्ट कन्फ्यूज होकर सबकी तरफ देख रहा था क्योंकि उसे तो नहीं पता कि उसने ये सब कुछ बोल दिया है। लान सिचन ने हंसा एंड कहा, तुम आज भी बहुत मजाकिया हो, तुम बहुत फ़नी हो।
शैनू को तो कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या, वो फनी है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। वांग जी जो कि अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, उसने कहा, हमारा पूरा फैमिली गे तो नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो हो सकता है, क्योंकि ब्रदर को भी मेन पसंद है एंड मुझे तुम, और तुम चाहो तो हमारा बेटे के लिए भी हम कोई मेन ही ढूंढ लेंगे। ये सुनकर विंग का जो चीक्स था वो पूरे तरीके से रेड हो गया। शैनी को तो लग रहा था कि उसका चीक्स जो है वो बर्न हो रहा है। उन लोगों ने बहुत सारा बातें किया ऐसे ही, एंड देन वो लोग जा कर के अपना अपना रूम में सो गए। वांग जी और लांसी जैन को भी 2 अलग रूम दिया गया था वहाँ रुकने के लिए। वांग जी देख सकता है कि ये ऑर्फनेज कितना ज़्यादा फैसिलिटीज़ से वंचित है। वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे अच्छा पानी भी नहीं है, अच्छा खाना भी नहीं है, एंड वहाँ का बच्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ, और उनको रहने के लिए सही जगह नहीं है। वहाँ का रूम्स भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, अगर बारिश हो जाए तो सारा रूम्स भीग जाए ऐसा होगा, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा छेदा है छत में, एंड जिससे पानी अंदर आ सकता है। वांग जी को भी ऊपर तारे साफ साफ दिखाई दे रहा था, इतना बड़ा बड़ा होल्स है वहाँ का रूफ पे। सो वांग जी ने अपना मन में ही सोचा कि वो शैन्यू को के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको लेकर के चाइना जाएगा, एंड वहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्फनेज बनाएगा इन लोगों के लिए, ताकि शैन्यू को बुरा ना लगे एंड वो उन लोगों से बार बार आकर के मिल सके। और अगर शैन्यू चाहे तो हम एक और बेबी को गोद भी ले सकते हैं। शैन्यू चाहे तो सारे बेबीज़ को भी गोद ले सकता है, उसका मर्जी। वांग जी हमेशा उसके सपोर्ट में रहेगा। दूसरी तरफ शैन्यू अपना रूम में सो गया था, एंड उसे एक ड्रीम आ रहा था। उसका पूरा जो फेस है वो स्वेट से भरा हुआ था, उसका नेक भी स्वेट से भरा हुआ था, उसका पूरा बॉडी पसीने से भीगा हुआ था, एंड उसने चादर को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो किसी ड्रीम में था या कहीं की नाइटमेयर में था। वो एकदम से जागा एंड उसने एक ही नाम लिया, गा, और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। देन उसने यहाँ पे चारों तरफ देखा, उसने देखा कि वो कहाँ पर है, एंड देन उसे प्रेजेंट का सब कुछ याद आया, मतलब इन 6 सालों का, कि वो एक ऑर्फनेज में है एंड उसको लूसी लेके आया था, एंड सब कुछ उसे याद था, एंड उसे पास का भी कुछ मेमोरीज याद आया है। तो वो अपना जगह से खड़ा हुआ, उसने अपना स्लीपर्स को भी नहीं पहना, वो उस रूम से भागते हुए वांग जी का रूम पे नॉक करने लगा। शैन्यू बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था, वांग जी का जो डोर है उस पर ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। वांग जी जो कि सो गया था, उसका नींद भी खुल गया, एंड उसने अपना डोर को ओपन किया एंड देखा कि बाहर शैन्यू खड़ा है। उसने कहा, तुम इतनी रात में, क्योंकि आधी रात हो चुका था। वांग जी ने सोचा नहीं था कि शैन्यू इतनी रात में उसका रूम में आएगा। शैन्यू ने तुरंत ही जंप करके वांग जी को हक कर लिया एंड कहा, आई मिस्ड यू सो मच। तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे अकेला छोड़ने का, यू स्टूपिड स्टिंकी रास्कल। शैन्यू ये सब बोलते हुए वांग जी का चेस्ट पे हिट किए जा रहा था, एंड रोते हुए बोल रहा था, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा अभी मर्डर कर दूँ। तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? तुमने मुझे इतने साल तक वेट कराया। तुम कितने बुरे हो गा, यू आर सो बैड, यू रियली 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 बैड। क्या आपको मेरा कभी याद नहीं आया? आप इतने सालों के बाद आए हो, आप पहले नहीं आ सकते थे? मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा, यू नो दैट मैन, उसने उसने मेरे साथ मेरा बॉडी बेचने का कोशिश किया। यू नो मैं कितना ज़्यादा हर्ट था, अकेला फील कर रहा था। यू डोंट नो अबाउट दैट गा, यू वॉन्ट लेफ्ट मी अलोन राइट नाउ। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे ना? बोलो बोलो, अकेला नहीं छोड़ोगे ना? ये बोलते हुए शानू ने वांग जी का कॉलर को टाइटली पकड़ा एंड उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो वांग जी का आंखों में देख रहा था एंड पूछ रहा था, सवाल कर रहा था, एंड वांग जी जो कि बिल्कुल ही सरप्राइज था इस सब की वजह से, क्योंकि कुछ देर पहले जस्ट नाइट में जब उन्होंने डिनर किया तब तो शन्यू का बिहेवियर एकदम डिफरेंट था, एंड अब भी एकदम डिफरेंट है। उसे थोड़ा टाइम लगा खुद को समझाने में कि आखिर क्या हुआ है। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वुइंग को सब कुछ याद आ गया है, तो वांग जी एकदम से खुश हो गया। उसने वुइंग को ज़ोर से हक कर लिया टाइटली। वुइंग भी एक पल के लिए शॉक होगा, देन उसने भी वांग जी को टाइटली हक किया एंड कहा, बोलो ना, तुम अब मुझे नहीं छोड़ोगे ना अकेला, बोलो ना। वांग जी ने कहा, हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेला, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा।
पक्का, आई प्रॉमिस। वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को हक करके वहीं खड़े रहे। देन वांग जी वुइंग को लेकर के अपना रूम के अंदर आया। वांग जी ने कहा वुइंग का चीक्स पे हाथ रखते हुए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस्ड यू सो मच। वुइंग ने वांग जी के हाथ को अपना चीक्स से हटाया, थप्पड़ मारते हुए कहा, झूठ, तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा बात है तो तुम इतने सालों तक कहाँ थे? तुम मुझे लेने नहीं आए? वांग जी ने कहा, मुझे वुइंग ने कहा, तुम्हें क्या? तुम्हें गलतफहमी हुआ था कि मैं मर गया हूँ? वांग जी ने तुरंत कहा, वुइंग ने कहा, क्या? जो सच है मुझे तुरंत बताओ, अभी के अभी। वांग जी ने कहा, तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, हम लोग बाद में बात करेंगे इस बारे में। वुइंग ने कहा, नहीं, तुम मुझे अभी बताते हो या मैं यहाँ से चला जाऊँ? वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। देन वांग जी ने वुइंग को सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, एंड जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ प्लान था, लूसी के ज़रिए प्लान था। वांग जी ने वुइंग को इस बारे में नहीं बताया कि वो वुइंग का जाने के बाद में जान के साथ में रहने लगा था, एंड आयुआन को भी जान ने अपना बाबा मान लिया है। वांग जी ने वुइंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो डर रहा था कि अगर वुइंग को पता चला तो वुइंग का रिएक्शन कैसा होगा। क्या वुइंग वांग जी से गुस्सा हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो वांग जी वुइंग को मना नहीं पाएगा, एंड अभी वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। वो वुइंग को बिल्कुल एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं कर सकता, कोई गलतफहमी उनके बीच नहीं ला सकता। सो वांग जी ने इस बात को छुपा लिया एंड वुइंग को नहीं बताया। वांग जी ने वुइंग को सब कुछ बताया जान के बारे में छोड़ करके, कि उसका क्या क्या हुआ, एंड उसे ये सब कुछ पता नहीं था कि वुइंग अभी भी इस वर्ल्ड में है। उसे तो लगा था कि वुइंग का डेथ हो गया है। वुइंग को भी ये सुनकर के बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ अपना हार्ट में, एंड उसने कहा, लेकिन वो बच्चा? वांग जी ने कहा, तुम्हें आयुआन याद नहीं है? वुइंग ने अपना सर नामे हिलाया एंड कहा, हमने उसे कब गोद ले लिया? वांग जी इस बात को सुनकर एकदम शॉक हो गया। उसे लगा था कि वुइंग का याददाश्त पूरी तरह से वापस आ गया है, बट नहीं, उसका याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आया है। उसने वांग जी को पहचान लिया है, बट आयुआन को नहीं। तो वांग जी ने कहा, तुम्हें लास्ट कौन सा थिंग याद है? वुइंग ने कहा, मुझे याद है कि हम लोग स्कूल की तरफ से किसी ऑर्फनेज गए थे लोगों को खाना बांटने के लिए। वांग जी को याद है कि उनके ऑर्फनेज जाने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने आयुआन को गोद लिया था। तो वांग जी को समझ आ गया कि वुइंग कहाँ पर स्टक है। उसने कहा, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, शायद तुम आयुआन को देख लो तब तुम्हें याद आ जाए। वुइंग ने कहा, शायद, आई विश मुझे जल्दी याद आए। एना का याद ना भी आया तब भी मैं आयुआन को उतना ही प्यार करूँगा जितना कि मैं करता। वांग जी ने जस्ट स्माइल किया, एंड उसके मन में चल रहा था कि अभी उसकी लाइफ में एक तूफ़ान आना बाकी है। जब वुइंग चाइना पहुँचेगा तब उस तूफ़ान के बारे में पता नहीं क्या होगा। उसकी लाइफ में तो भूचाल ही आ जाएगा। वो यहाँ आने से पहले जान से मिलकर भी नहीं आया, उसे याद आया, एंड उसने सोचा कि उसे कॉल करना चाहिए। नहीं, उसे कॉल नहीं करना चाहिए। अगर उसने कॉल किया तो भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, एंड अभी वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता है। तो उसने सोचा कि वो 2-3 दिन तक यहीं रुकेगा वुइंग के साथ, जब तक कि वुइंग रेडी नहीं हो जाता उसके साथ चाइना जाने के लिए। तो वांग जी ने पूछ ही लिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वुइंग ने कहा, कहाँ? वांग जी ने कहा, चाइना। वुइंग ने एक शाय किया एंड कहा, चाइना? तो अब तुम वहाँ रहने लगे हो? वांग जी ने कहा, हम वहाँ रहने लगे हैं वुइंग ने कहा, फ्रांस से तुम वहाँ कब शिफ्ट हो गए? वांग जी ने थोड़ी देर सोचा एंड कहा, 6 महीने पहले। वुइंग ने कहा, बहुत कम टाइम पहले ही शिफ्ट हुए हो, मुझे लगा कि तुम लोग बहुत पहले ही शिफ्ट हो गए होगे, जब मैं गायब हुआ था तभी। वांग जी ने कहा, नहीं, हम वहीं रहते थे। वुइंग ने कहा, आयुआन कैसा है? वांग जी ने कहा, बहुत प्यारा बच्चा है, तुम्हारी तरह, बहुत ज़्यादा क्यूट। वुइंग ने कहा, हे यू डम, तुम मुझे क्यूट कब से बुलाने लगे? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, एंड वुइंग ने वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, यू नो, जैसे तुम पहले थे ना, अब तुम वैसे नहीं रहे। पहले तुम मुझे बिल्कुल टीस नहीं करते थे एंड मुझसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देते थे, एंड अभी दे रहे हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
ये लंजा तो उस लंजा से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वांग जी ने कहा, तुम्हें पसंद है? वही ने कहा, मुझे सिर्फ पसंद नहीं है, मुझे इस लंजा से प्यार है। वांग जी को पता है कि विंग कहाँ पर स्टक है। अभी विंग को इस 6 साल का तो सब कुछ याद है, लेकिन उनके बीच का याद नहीं है कि उन लोगों ने शादी भी किया था। विंग को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। विंग को जस्ट याद है कि जब वो 18 साल के थे एंड तब वो लोग रिलेशनशिप में थे, उसे बस तब का ही याद है। तो अभी विंग जस्ट बॉयफ्रेंड के जैसा बिहेव कर रहा है, वैसा बिहेव नहीं कर रहा है जैसा वो शादी के बाद करता था। वांग जी सोच रहा था कि अगर विंग को वो मेमोरीज याद आया तो विंग कैसा रिएक्ट करेगा। ये सोचते हुए वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ गया। विंग ने वांग जी को देखा एंड कहा, तुम क्या सोच के स्माइल कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। वांग जी ने कहा, तुम्हें याद आ जाएगा। देन वो दोनों वांग जी का रूम में ही सो गए। सुबह मैनेजर लू पूरा घर में छान मार रहे थे, मतलब पूरा ऑर्फनेज को उन्होंने देख लिया था। उन्होंने लान सीजन को भी जगा दिया था एंड सारे बच्चों को भी। बस अब उन्होंने वांग जी का रूम को चेक नहीं किया था। वो सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे एंड लान सीजन को लग रहा था कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया है विंग को सच बता करके। उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए था एंड अभी विंग शायद यहाँ से भाग गया है। और अब वो वांग जी को क्या जवाब देंगे, वो यही सोच रहे थे एंड टेंशन ले रहे थे। थोड़ा टाइम में लान सीजन और मैनेजर लू वांग जी का डोर पे गया एंड उन्होंने नॉक किया। थोड़ा टाइम में ही किसी ने डोर को खोला एंड उन्होंने जिस पर्सन को देखा उसे देखकर को सबके ही होश उड़ गए। मैनेजर लू ने कहा, तुम? लान सीजन तो एकदम हक्का बक्का होकर के अपना मुंह खोल के आंखें बड़े बड़े करके सामने ही देख रहा था। सामने और कोई ही नहीं, विंग खड़ा था जो कि अपना सर को खुजा रहा था एंड यॉर्निंग कर रहा था। उसने कहा, हाँ तो मैं ही हूँ, कोई भूत नहीं है, ऐसा रिएक्ट मत करो। मैनेजर लू ने विंग से कहा, शेन्यू, तुम्हें पता है तुम किसके रूम में हो? विंग ने एक बार पीछे देखा बेड की तरफ एंड उसने कहा, पता है। मैनेजर लू ने कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं और कहाँ जाऊँगा, आपको कल रात को सच्चाई बता दिया था ना वांग जी ने, एंड मैं गा के साथ ही सो गया था। ये वर्ड गा, ये सुनकर तो मैनेजर का बिल्कुल ही शॉक में पागल होने का मन किया कि एक रात में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। कल तक तो शेन्यू वांग जी का फेस देखने को तैयार नहीं था एंड आज उसका रूम में से वो गेट खोल रहा है एंड ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि ये वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो, जैसे कि वो वांग जी के साथ में रोज़ ही सोता हो एंड वो बिल्कुल नॉर्मल हो उसके लिए। लान सीजन भी बिल्कुल शॉक में था। थोड़ा टाइम बाद शोर सुनकर वांग जी भी जागा एंड वो भी डोर पर आया। उसने देखा कि मैनेजर लू और लान सीजन वहाँ पे खड़ा हुआ है। उसने कहा, भाई। लान सीजन अपना होश में आया और उसने कहा, हाँ वो वांग जी, हम विंग को ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था कहीं। तो वांग जी ने कहा, वो रात को यहाँ आ गया था। एंड देन उसने अपना भाई की तरफ एक्साइटमेंट में देखा एंड कहा, भाई आपको पता है विंग को बहुत कुछ याद आ गया है, सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ याद आ गया है। ये सुनकर लान सीजन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, सच में? देन उसने विंग की तरफ देखा एंड कहा, तो तुम्हें क्या क्या याद आया है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? विंग ने लान सीजन की तरफ देखा एंड कहा, ऑफ कोर्स आप याद हो गा, आप मुझे भूल गए हो क्या? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? अगर मैं आपको भूल जाता तो फिर हम लोग घूमने किसके साथ जाते हर वीकेंड पे? लान सीजन को कुछ समझ नहीं आया कि ये विंग बोल क्या रहा है। उन्होंने एक बार वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी ने उन्हें इशारों में कहा कि वो बाद में बताएगा। थोड़ा टाइम बाद विंग अपना रूम में चला गया एंड वांग जी, लान सीजन और मैनेजर लू साथ में थे। वांग जी ने बताया कि विंग को सिर्फ 18 साल तक का ही बातें याद है, उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। उनका लाइफ में क्या क्या हुआ था, कितना ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हुआ, उसे कुछ याद नहीं है। लान सीजन ने इशारा किया एंड कहा, तो तुम उसे बताओगे? वांग जी ने कहा, नहीं। लान सीजन ने कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, अभी वो खुश है, मैं उसे पास्ट के बारे में बता के दुखी नहीं करना चाहता एंड हो सकता है उसे पास्ट के बारे में पता चले तो वो मेरे साथ ना जाए। एक बार वो चाहना चले एंड उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा कि उसे बता दूँ एंड मुझे लगता है कि उसे खुद ही याद आ जाएगा। लान सीजन ने जस्ट नोट किया। देन वांग जी ने मैनेजर के साथ बातें किया
इस ऑर्फनेज के बारे में। एंड मैनेजर ने भी एग्री कर दिया। उन लोगों ने पूरा दिन ऐसे ही बिताया। वांग जी सारा बच्चों से मिला। स्पेशली शैन यू वांग जी को खींच खींच के हर एक बच्चे के पास ले जा रहा था एंड बोल रहा था कि इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, एंड ये इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, ये इतना शैतान है, ये बिल्कुल शाय पर्सन है, बिल्कुल वांग जी की तरह। एंड एक लड़की की तरफ उसने इशारा किया एंड कहा ये बिल्कुल वुइंग की तरह है, एकदम नॉटी टाइप की लड़की एंड बहुत ज़्यादा खुश मिजाज। वांग जी ने भी बहुत फ़न किया वुइंग के साथ में। ये बहुत टाइम के बाद है वांग जी के लिए कि वो इतना खुश है। वो इतना खुश तो जान के साथ भी कभी नहीं हुआ जितना कि वो वुइंग के साथ में खुश है। एंड अभी वो रियलिटी में ही हैप्पी है, वो प्रिटेंड नहीं कर रहा है। एंड लान सेचेन भी वांग जी और वुइंग को साथ देखकर खुश है। इन दोनों को देखकर लान सेचेन को अपना पार्टनर का बहुत याद आ रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना वो एक बार कॉल कर ले। सो उसने अपना फ़ोन निकाला और अपना पार्टनर यानी मेंग्याओ को कॉल कर दिया एंड उससे बहुत ही लवी डवी तरीके से बातें करने लगा। लांसेन ने मेंग्याओ को सब कुछ पता है कि यहाँ क्या क्या हुआ है, वांग जी ने किस तरह का हालत हुआ, एंड ये सुनकर मेंग्याओ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और लांसेन को ये पता नहीं था कि मेंग्याओ का फ़ोन जो है स्पीकर पे था एंड वहाँ पर मास्टर लान कुरेन भी था एंड वो भी ये सब कुछ सुन रहा था। उसे भी बहुत अच्छा लगा एंड उसे बहुत फ़नी भी लगा वांग जी का सीन। सो उसने भी कहा सिचन, एंड सिचन उनका आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया, देन वो नॉर्मल हुआ एंड उसने कहा हाँ अंकल। लान कुरेन ने कहा मुझे वो वीडियो सेंड करना, मुझे देखना है। लान सिचन ने कहा बिल्कुल अंकल, आप देखोगे ना तो आपको भी बहुत हंसी आएगी। वांग जी का हाल कितना बुरा हो गया था आपको पता है। उसके ऊपर वुइंग ने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, उसके ऊपर अंडों का बारिश किया उसने और सड़े हुए टमाटरों का भी। देन उन लोगों ने बेर का गुठली से भी उसके ऊपर बरसात किया और उसके यहाँ आते ही उसके ऊपर डर्टी वाटर गिरा दिया। आपको पता है अंकल वांग जी कैसा दिख रहा था, पूरा मैस जैसा वो आज तक कभी लाइफ में नहीं देखा। मेंग्याओ ने कहा सुनकर ही इतना मज़ा आ रहा है तो देखकर कितना आएगा, अब तो मुझसे वेट नहीं होता है। सिचन क्यों ना तुम मुझे वो वीडियो खुद ही सेंड कर दो क्यू के ऊपर। लांसेन ने कहा नहीं नहीं, मैं वहीं आकर दिखाऊंगा, इसमें कहाँ मज़ा है, वहाँ पर हम लोग डीवीडी चलाकर देखेंगे, बड़ा बड़ा टीवी में लगाएंगे एंड सबको दिखाएंगे, और जो वांग जी का फेस होगा ना उसको देख करके तब मज़ा आएगा, ऐसे नहीं। देन मेंग्याओ ने फ़ोन को स्पीकर से हटाया एंड वो उस रूम से बाहर आया जिसमें वो पहले था एंड उसने कहा तो तुम्हारा क्या चल रहा है। लांसेन ने कहा मेरा तो बुरा हाल है तुम्हारे बिना, मैं क्या करूं, आई एम मिसिंग यू सो मच बेबी। मेंग्याओ ने कहा बेबी, ये नया वर्ड कब सीख लिया तुमने। लांसेन ने कहा सीखा तो बहुत पहले था पर सोचा नहीं था कि तुम्हें बोलूँगा। मेंग्याओ ने कहा तो फिर किसे बोलने वाले थे। लांसेन ने कहा है कोई बहुत ही प्यारा सा पर्सन मेरी लाइफ में जिसका स्माइल भी बिल्कुल दिल में चुभने वाला है। उधर मेंग्याओ का तो जल भुनकर ही बहुत बुरा हाल था। उसने कहा ऐसा कौन है, और उसका जो जबड़ा है ना वो बिछा हुआ था, उसने अपनी मुट्ठियों को बांध रखा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड जेलस फील हो रहा था। एंड इधर लान सीजन उसे बहुत हंसी आ रहा था क्योंकि वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो मेंग्याओ ही है एंड मेंग्याओ खुद से जेलस हो रहा है। अब लान सीजन नहीं छोड़ेगा मेंग्याओ को, वो उसे और भी ज़्यादा जेलस फील कराएगा। तो उसने कहा तुम्हें पता है उस पर्सन को ना मैं देखते ही बिल्कुल ही बेहोश होने का मन करता है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत जो है यू नो, उसे देखते ही मेरा आंखें डार्क हो जाता है एंड उसे किस करने का मन करता है, उसे हक करने का मन करता है। एंड मेंग्याओ ने कहा बस बस, तुम किसके बारे में बात कर रही है, एंड ऐसा कौन है जिससे तुम्हें ये सब करने का मन करता है, मुझे अभी बताओ। लान सीजन और ज़्यादा हंसने का मन कर रहा था, वो अपनी हंसी को कंट्रोल किया एंड कहा एक पर्सन है एंड तुम्हें पता है वो हंसता है ना तो उसका फेस पे डिम्पल बनता है। ये सुनकर मेंग्याओ को थोड़ा कुछ समझ आया एंड देन उसे रियलाइज़ हुआ। उसने कहा तुम। लान सीजन अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड उसने कहा तुम आई आओ, तुम्हें पता है तुम जेलस फेस में ना बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिखते हो, काश कि मैं तुम्हें देख पाता।
मेंग्याओ ने कहा, तुम घर आओ वापस चाइना में, एंड तब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन क्यूट दिखता है कौन डेविल दिखता है। लांसीजन ने कहा, अच्छा तुम क्या कर लोगे? मेंग्याओ ने कहा, तुम आओ तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कर क्या लूँगा। उन लोगों का ऐसा ही बातें चलता गया। लांसीजन ने मेंग्याओ को बहुत ज़्यादा टीज़ किया एंड मस्ती किया उसके साथ में, एंड मजाक भी किया। एंड लास्ट में लांसीजन ने मेंग्याओ से कहा कि वो लोग आज ही शाम को फ़्लाइट से वापस आएंगे, उन्हें रात हो सकता है एंड हो सकता है कि अगर वो थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो मेंग्याओ से उन्होंने कहा कि तुम सो जाना, हमारा वेट मत करना। मेंग्याओ ने कहा, तुम्हारा वेट करेगा भी कौन, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारा वेट करने में, मुझे मेरा नींद बहुत प्यारा है। सिचन ने कहा, वो तो हम लोग रात को ही देखेंगे कौन वेट करता है और कौन वेट नहीं करता है। इतना बोल करके उन्होंने कॉल को रख दिया। मेंग्याओ उधर स्माइल कर रहा था एंड उसका जो स्टमक है उसमें तो बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहा था। उनकी शादी को इतना सारा टाइम हो गया है एंड उन्होंने एक चाइल्ड को गोद भी ले लिया है, उसके बावजूद भी उनका प्यार कम होने की बजाय और गहरा हो रहा है। मेंग्याओ को तो लगता है कि वो हर दिन लांसीजन का आवाज़ सुनकर ही उसके प्यार में पड़ जाता है, एंड यही लांसीजन को लगता है जब वो मेंग्याओ के बारे में सोचता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते तो कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड क्या लगता है आपको क्या होगा आगे? वुइंग को जब सान के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? एंड जब उसे ये पता चलेगा कि वांग जी वुइंग के साथ रहता था एंड जो आयुआन है वो सान को ही अपना फादर मानता है, फादर समझता है, तो वांग जी के साथ वुइंग क्या करेगा? क्या उससे नाराज़ हो जाएगा या उसे छोड़कर चला जाएगा या फिर उसे वहीं रह कर के बहुत ज़्यादा पनिश करेगा? जो भी लगता हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।